सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पेशेंट, एंड एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर। ठीक है, पेशेंट एंड प्रैक्टिशनर ये दोनों बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी। नाउ रिमेंबर, हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी का कंपोनेंट कर रहे हैं फ्रॉम द 4 कंपोनेंट्स दैट वी विल बी अलॉटेड। इन चारों में से हमें कोई भी 2 कंपोनेंट्स प्रिपेयर करके जाने होते हैं A2 के अंदर। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमारे पास पेशेंट एक चीज होता है। वी ऑल नो व्हाट अ पेशेंट इज। at some given point in time, I, me, you, your parents, any one of us, and multiple people who we know have been a patient. सही है, तो एक पेशेंट कौन है? जिसके साथ कोई इशू है या कोई डिजीज है। वेर एज जब हम प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो प्रैक्टिशनर इज द डॉक्टर। हम डॉक्टर को भी प्रैक्टिशनर कहते हैं, या हम साइकोलॉजिस्ट को भी जो है वो प्रैक्टिशनर कहते हैं, या हम एक थेरेपिस्ट को भी प्रैक्टिशनर कहते हैं। नाउ व्हेन आई से प्रैक्टिशनर, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग देयर लाइन ऑफ वर्क। व्हेन आई से देयर लाइन ऑफ वर्क, यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज में हम लोग यहाँ पे मोस्टली साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे या हम लोग डॉक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, हम इनके अलावा किसी और लोगों को यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे। सो अ पेशेंट एंड अ प्रैक्टिशनर। नाउ फॉर अ पेशेंट एंड प्रैक्टिशनर टू एग्जिस्ट एंड हैव अ combined relationship together, it is very important for them to have communication between them. अगर हमारा कोई पेशेंट या कोई प्रैक्टिशनर के बीच में communication does not exist, then we say कि उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ आवर पेशेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स टू हैव अ रिलेशनशिप, एंड फॉर दैट रिलेशनशिप इट इज hell important to have a good communication. And when we talk about communication, we will be talking about 2 specific kinds of communications. Number 1 is verbal, number 2 is non-verbal. अब हम लोग इसके बारे में एक रिसर्च पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली ये रिसर्च है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। What kind of communication should patients and practitioners have in order to have a good and fruitful relationship? ठीक है, अब जब मैं ये बात करता हूं कि what kind of relationship is important, तो what kind of relationship के अंदर हम लोग सबसे पहले इस स्पेसिफिक स्टडी के अंदर एक चीज देखेंगे, where our practitioner, that is the doctor's communication, will be looked at. Let's start with it. Verbal communication की बात कर रहे हैं, between patients and practitioners होती है ये। Of course we all can understand the fact कि ये patients and practitioners के बीच की बात की जा रही है। We're not talking about any one party, we're talking about both the parties to have a good communication skills so that they can actually benefit from the consultation or benefit from their communication. Verbal communication between a practitioner when talking about an understanding of medical terminologies. So over here in this research, we will be looking at the terminologies that practitioners use in order to consult. Whenever, let's say if I am a doctor, I am consulting a patient या a client, मैं उस patient या client के साथ जब consultation कर रहा हूं, so
what kind of terminologies do I speak? It is very common कि आपको कोई terminology बोली जाए, for example bronchitis. Maybe a lot of people don't understand what bronchitis is, and because the word is so technical, it is so difficult. हो सकता है कि उनको लगे कि उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन इसका मतलब है कि उनको शायद सिर्फ खांसी हुई है या उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बिकॉज देयर इज म्यूकस जो कि उनके चेस्ट में फिल अप हुआ है. ऑलराइट, सो यू सी कि अगर मैं ये बोलता हूं कि आपको खांसी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, बिकॉज आपका सीने में म्यूकस फंसा हुआ है, आपके लंग्स में म्यूकस है, एंड बिकॉज ऑफ विच आपको थोड़ा सा हेवी ब्रीदिंग हो रही है. Whereas अगर मैं oh you have gotten bronchitis, इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. Now both of them will have a very different impact. So which is why we're saying, and we're looking at the communication style of practitioners over here. ठीक है? The following study looks at the patient's limitations on to understanding of the terminologies. Patient's difficulties include unwillingness to understand and wanting unpleasant knowledge. Obviously बात है, अब एक पेशेंट की डिफिकल्टी क्या होगी कि उसकी अनविलिंगनेस है, वो नहीं सुनना चाहता और समझना भी नहीं चाहता. क्या चीज? अनप्लेजेंट नॉलेज. लेट्स से अगर हम किसी पेशेंट को बता रहे हैं कि आपको ल्यूकीमिया हो गया है, एंड नाउ दिस पर्सन नोज कि ये कुछ बहुत बुरी बीमारी है, एंड दिस पर्सन विल मेक श्योर कि वो जितना उसको अवॉइड कर सकता है उतना वो अवॉइड करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ल्यूकीमिया इज. लेट्स मूव आगे. दूसरी डिफिकल्टी, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पेशेंट्स को. दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज. देन differences based on social class and ethnicity. Of course, when people come from a lower income background, they're not so well aware of terminologies, or maybe disorders, or maybe understanding उनकी इतनी refined नहीं होती है, which is why it is a problem for them to understand difficult terminologies, and communication needs to be very strong. The practitioner has to come to their level in order to understand, make them understand कि वो किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, किस बीमारी से वो गुजर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी. So we have a study by Mckinlay. Mckinlay ने 1975 में एक स्टडी करी. अब इस स्टडी के अंदर क्या देखा जाएगा? You will see that they wanted to investigate whether people belonging to lower working class, can they understand medical terminologies या jargons जिसको कहते हैं, या difficult words that are used by our practitioners. Therefore, in other words, they wanted to identify whether do patients understand the medical jargon spoken to them or not. क्या हमारे patients जब हमारे पास आते हैं और उनसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कन्वर्स किया जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जब उनसे बात की जाती है, तो क्या उनको अंडरस्टैंडिंग होती है या वो सिर्फ जी 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 करके चले जाते हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. दिस इज द मेन एम ऑफ आवर स्टडी बाय Mckinlay 1975. So researchers joined different doctors for 1 month. तो हमारे researchers ने क्या किया? I'm going to write. अच्छा चलो पूरा लिख देता हूँ. Researchers ने क्या किया? 1 month तक उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को उनके राउंड्स पे फॉलो किया. So they followed some doctors. These researchers followed some doctors on their rounds. For how much time? They followed them for a total of 1 month. And ये department जिसके अंदर ये doctors का round था, that was the gynecology department. ठीक है, जहाँ पे usually pregnant women जाती हैं. Majority of the patients, क्या all the patients that will come to this department are females. ठीक है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट
is to do with reproductive system of females, and along with that female body parts, आपकी periods and इस तरह की सारी चीजों के बारे में ये गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जेंडर के अंदर क्या है, एंडोसेंट्रिक है या गायनोसेंट्रिक है, इट इज गायनोसेंट्रिक। ठीक है, ये गायनोसेंट्रिक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर फीमेल्स। यस, मेल्स भी आपको देखते हैं, दैट इज, बट उनको वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, दे आर अकम्पनिंग अ पेशेंट ओवर देयर मोस्टली। अच्छा जी, सो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम लोगों की ये रिसर्च के जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने डॉक्टर्स को उनके राउंड्स पे फॉलो किया। The researchers gathered a total of 57 words. How many words? 57 words उन्होंने total gather कर लिए। अब ये 57 words क्यों gather करे? Because according to the researchers, they thought these 57 words were the words that were most spoken by the doctors where in the consultation, जब हमारा डॉक्टर पेशेंट को देख रहा होता है, डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा होता है कोई पेशेंट, तो ये अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर, जो कि हमारे कुछ डॉक्टर्स को गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में फॉलो कर रहा था, टू गैदर अप अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, उसने 57 वो वर्ड्स हाईलाइट करे जो अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्चर वर द वर्ड्स दैट वर मोस्ट स्पोकन व्हाइल अ कंसल्टेशन बाय द डॉक्टर। ठीक है, ओके जी, सो दीज वर द वर्ड्स दैट वर यूजुअली यूज्ड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स, रेगुलरली स्पोकन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, these words were also present on the pamphlets and leaflets that were distributed to patients while they were in the waiting area. तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपको असल में इन डिपार्टमेंट्स में ज्यादा यूज होते नजर आते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर। The researcher then sent this list. Researcher ने कहा कि हो सकता है, because I am not a doctor, I am not a gynecologist, I don't know, हो सकता है ये वर्ड्स मुझे फील हुआ हो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। Let me send this list to some other doctors who are in the same field and let me ask them, do they feel कि यही 57 वर्ड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं या नहीं। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट दे डिड वाज, इन रिसर्चर्स ने ये लिस्ट दूसरे अदर डॉक्टर्स को सेंड कर दी, और उन्होंने जो है वो यूजुअली ये डॉक्टर्स जो थे वो मैटरनिटी डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करते थे। सो द डिपार्टमेंट वाज सिमिलर डिपार्टमेंट एंड यूजुअली वर आस्क्ड टू रिमूव द वर्ड्स दैट दे फील कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। उनको रिक्वेस्ट की गई कि ये 57 वर्ड्स में से प्लीज रिमूव द वर्ड्स दैट यू फील के इतना ज्यादा गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में या गायनेकोलॉजिस्ट नहीं इस्तेमाल करते या मैटरनिटी डिपार्टमेंट्स में नहीं यूज किए जाते, आप उन वर्ड्स को प्लीज एक्सक्लूड कर दीजिएगा। दिस वाज अ टोटल ऑफ 13 वर्ड्स दैट दे लेफ्ट। तो हमारे पास टोटल 57 वर्ड्स में से रिड्यूस डाउन होके 13 words were selected and the list was a total of 13 words, and then these 13 words were presented to the respondents. Respondents कौन है हमारे? Patients who came to the gynecology department। ठीक है, तो हमारे रिस्पोंडेंट्स वो लोग हैं जो कि हमारी रिसर्च में पार्ट ले रहे होंगे, और ये पार्ट लेने वाले लोग कौन है? पॉपुलेशन क्या है? दीज आर पेशेंट्स। कौन से पेशेंट्स हैं? जो कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड ऑन इंटरव्यू, वन ऑन वन इंटरव्यू एंड वन वर्ड एट अ टाइम। तो हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने वन वर्ड एंड वन ऑन वन इंटरव्यू के थ्रू ये वर्ड्स हमारे पेशेंट्स स्लैश
पार्टिसिपेंट्स को प्रेजेंट करने हैं। ठीक है। Now, who are the patients and respondents? These are usually women who are pregnant and are coming to the Department of Gynecology. So, who are these respondents? They will be the patients who come in for checkups. The pregnant women in the department, usually pregnant patients हैं हमारे. These 13 words were first spoken and then इनका एक sentence भी बना दिया गया था so that the patient या respondent जो कि इसके ऊपर respond कर रहा है, they are able to understand. When I say understand, ऐसा काफी दफा होता है, when a word is spoken, I may not understand it, but I may understand it in a form of sentence. अगर मैं एक सेंटेंस में उसको इस्तेमाल करूं तो उसकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग मुझे समझ आ जाएगी, राइट? सो व्हाट दे डिड वाज टू मेक इट फेयर फॉर द पेशेंट्स, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया और फिर उसके आगे उसको एक सेंटेंस में भी यूज कर लिया, सो दैट इफ अ पर्सन इज unsure of the meaning, they may understand it through the contextual meaning and they may get sure about what they are saying. ठीक है? So they were first spoken and then used in a proper sentence. This way, the patient or the respondent would understand the pronunciation of the word and the context of the word as well. Then they were asked to show or explain what they understood of the word. उस word का क्या meaning उनको समझ आया वो आप हमें बताएं. All the responses were then recorded and accuracy के लिए हम लोगों ने 2 डॉक्टर्स और बिठाए हुए थे उस इंटरव्यू रूम के अंदर. There were 2 doctors who were sitting in the interview room. Why were they sitting over there? They were sitting over there because so that they could score the patients on accuracy of the meaning. कितना accurate meaning उन लोगों ने हमें बताया. हमने ये अंदाजा लगाने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने वहां पे 2 स्कोरर्स बिठाए थे who were also doctors. ठीक है, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया हो. अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड. सबसे पहले हम लोगों के रिसर्चर ने एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स को उनके राउंड्स पे 1 महीने के लिए फॉलो किया टू कलेक्ट अ 57 लिस्ट ऑफ 57 वर्ड्स जो कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर आर वर्ड्स दैट आर मोस्टली स्पोकन इन द गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट बाय द डॉक्टर्स. उसके बाद उस लिस्ट को हम लोगों ने दूसरे मैटरनिटी डिपार्टमेंट्स में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भेज दिया और कहा कि प्लीज टेल अस वेदर दिस 57 का लिस्ट इज गुड इनफ और डू यू थिंक इफ यू थिंक कि यहाँ पे कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आर नॉट सो फ्रीक्वेंटली स्पोकन, यू कैन रिमूव देम, डिलीट देम. ऑलराइट. अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? उसके बाद हम लोगों ने उन सारे लोगों को क्या कहते हैं, उन सारे जितने भी हमारे पास ये 57 का लिस्ट था, इस 57 की लिस्ट को जब हम लोगों ने मैटरनिटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स को भेजा, उन्होंने इसको रिड्यूस डाउन कर दिया इनटू 13 नंबर्स. 13 का लिस्ट मतलब 13 वर्ड्स रह गए. अब ये 13 का लिस्ट जब रह गया तो हम लोगों ने इसको वर्ड को पहले प्रोनाउंस किया, मतलब स्पोकन टू द पेशेंट और द पार्टिसिपेंट्स, और कहा कि आप इसकी मीनिंग बता दो. एंड उसके बाद हम लोगों ने उसका एक प्रॉपर सेंटेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर दिया. तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों के पेशेंट्स को एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में भी समझ आ सकता है, हो सकता है, और उनको वर्ड की मीनिंग. जब ये हो रहा था इसको हम लोगों ने
1-on-1 फेस टू फेस इंटरव्यू फॉर्म में रखा एंड हमने पीछे 2 स्कोरर्स बिठा लिए जो कि डॉक्टर्स थे और हमने उनको कहा कि आप इनकी एक्यूरेसी के ऊपर इनको स्कोर कर दो। लेट्स से उन्होंने 1 से लेके 10 तक की स्कोरिंग रखी। ऑलराइट, अच्छा जी, there's a question, sir, where did the list of 57 words come from? So the list of 57 words came from the researcher themselves. The researcher followed, let's say अगर एक कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप में से कोई एक रिसर्च करना चाहता है और आप कहते हो कि मैं सर मास के साथ उनकी सारी क्लासेस में बैठा रहूंगा टू ऑब्जर्व एंड सी सर मास कितनी टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं बच्चों के सामने, और आप उन टर्मिनोलॉजीज की एक लिस्ट बना के ले आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। द डॉक्टर्स who were operating and working in a gynecology department doing everyday clinics, उनको हमारे रिसर्चर ने फॉलो किया। फॉलो करके उसने एक 57 वर्ड्स की लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को फिर दूसरे डिपार्टमेंट जो कि मैटरनिटी डिपार्टमेंट था उसी के डॉक्टर्स को भेजा और कहा कि प्लीज रिड्यूस डाउन कर दो, अगर आपको लगता है कि हमने बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल, वो वर्ड्स भी डाल दिए जो कि इतने इस्तेमाल नहीं होते। उन्होंने रिड्यूस डाउन करके 13 कर दिया। 13 होने के बाद हम लोगों ने उनको वर्ड पहले प्रोनाउंस किया ताकि हमारे पेशेंट को उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाए एंड उसके बाद उसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके बताया और कहा प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन इट, व्हाट डू यू मीन दिस वर्ड, व्हाट डू यू थिंक दिस वर्ड मीन्स। आई होप एवरीथिंग इज परफेक्ट। Yes, of course. It was not a covert, it was an overt observation. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, overt observation है। Why? Because the doctors who were sitting to score were sitting there openly. पेशेंट के सामने वहां बैठे हुए थे और स्कोर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेकिन रिमेंबर दिस इज एन एग्जाम्पल स्टडी, तो एग्जाम्पल स्टडी में इतनी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाकी सारे बच्चे मुझे प्लीज यस लिख दें इफ एवरीथिंग इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास उसके बाद क्या हुआ, 2 डॉक्टर्स बैठे थे स्कोर कर रहे थे। अनदर 18 डॉक्टर्स। नाउ रिमेंबर हमने और दूसरे 18 डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया, ग्रुप बनाया और हम लोगों ने उनको वो लिस्ट भेजी। We sent that 13 word list to those doctors and we asked them and told them कि हमारे पास लोअर वर्किंग क्लास से कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, उन पेशेंट्स को हम ये वर्ड्स देंगे और हमने ये लिस्ट पूरी बनाई हुई है, 13 वर्ड्स की लिस्ट है। आप बताएं आपको क्या लगता है कि क्या इन पेशेंट्स को ये समझ आ जाएंगे। अब हमने 3 कैटेगरीज दे दी, हमने कहा ये सारे वर्ड्स के आगे आपने इन 3 कैटेगरीज में से कोई एक चीज लिखनी है। इफ यू थिंक कि एक वर्ड है वो उनको समझ आ जाएगा तो उसके आगे आपने लिखना है अंडरस्टैंड प्रीटी वेल। अगर एक वर्ड आपको लगता है कि नहीं वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे तो आप लिखेंगे विल गेट रॉन्ग मीनिंग। अगर कोई वर्ड है जो आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे लेकिन इतना सही से नहीं, वो एक 50-50 आइडिया होगा, तो उसके आगे आपने लिखना है इनकम्प्लीट और वेग आइडिया। So these 3 options were told to the 18 doctors that we reached out to and told them and gave them the 13 words list and we asked them to rate whether our population will be able to understand these words or not, and we ask them to rate them on these three ways। हर वर्ड के आगे आप either ये वाली लिख दें या ये वाला लिख दें या ये वाला लिख दें, ठीक है। रिजल्ट्स क्या आए जी हमारे पास, रिजल्ट्स में हमारे पास आया
The two doctors who were scoring the patients understood their scores were similar and identical. मतलब हमारी इंटर rater reliability was very high in this research. क्यों? क्योंकि the two doctors who were there to score the patients, their scores were similar. आप सब ने एएस के अंदर इंटर रेटर रिलायबिलिटी मेरे साथ पढ़ा होगा, नहीं तो किसी और टीचर के साथ पढ़ा होगा. हमारे यहाँ पे क्योंकि ये स्कोरर्स एक स्कोर दे रहे थे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, इन दोनों को नहीं पता था कि ये दोनों स्कोर्स दे रहे हैं. इन दोनों को ऑब्वियसली बात है वहां पे बिठाया जरूर क्या था, लेकिन इन दोनों को ये नहीं बताया था कि ये लोग एक ही चीज के ऊपर स्कोर दे रहे हैं. तो हमें पता ही चला बाद में इनके स्कोर्स को कंपेयर करके कि बोथ their scores were similar. Hence हम लोगों की इस स्टडी के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है. ठीक है, आगे चलते हैं. Meaning inter-rater reliability is high in this study and results are reliable. फिर both the doctors rated the patients in two categories, either utilizers और underutilizers. Utilizers वो हैं जो पहले भी इस सर्विस को enjoy कर चुके हैं, who have also used this service of gynecology department or the gynecologist before. And underutilizers या underutilizers are those जिन्होंने शायद ये सर्विस कभी पहले नहीं यूटिलाइज करी. दिस इज देयर फर्स्ट टाइम कमिंग टू दिस डिपार्टमेंट. इट वाज डिस्कवर्ड दैट 11 out of the 13 words were better understood by the utilizers. That means जो इस सर्विस को यूटिलाइज करते रहते हैं उन लोगों को 11 वर्ड्स में नो इशू, कोई इशू नहीं हुआ. दे न्यू द मीनिंग ऑफ 11 आउट ऑफ 13 वर्ड्स. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. Those who were having a baby for the first time, their understanding of the terms was not on point. Of course, मैं पहली दफा अगर मुझे मेरा बच्चा हो रहा है तो मुझे कैसे पता होगा कि ट्राइमेस्टर का क्या मतलब है, मुझे कैसे पता होगा फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है. जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग के तौर पे वर्ड्स बोल रहा हूँ. हम लोग वर्ड्स को नहीं डिस्कस करें क्योंकि हमारे सिलेबस में वर्ड्स हम लोगों को दिए हुए नहीं है. आगे चलते हैं. The above mentioned findings tell us that the experience is one of the key players in the understanding of terminologies. अगर हम लोग किसी जगह पे या किसी सर्विस को रेगुलरली यूज करते हैं तो उसके अंदर बोले जाने वाली टर्मिनोलॉजीज हमारे समझ में आने लगती हैं. एंड दिस फाइंडिंग टेल्स अस कि ऐसा ही है. Why? Because जब हमने ये देखा कि जिनका बेबी पहली दफा हो रहा था उनको वर्ड्स की इतनी ऑन पॉइंट या बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वेग अंडरस्टैंडिंग थी. Whereas those जिनके बेबीज पहले हो चुके हैं या कोई भी किसी रीजन की वजह से गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट आता जाता रहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एंड द वर्ड्स दैट वर आस्क्ड was a lot better than those जिनको पहली दफा विजिट आ रहा है, जिनका पहली दफा विजिट है. अच्छा जी, डॉक्टर्स अंडरस्टैंडिंग. सो इफ यू रिमेंबर हम लोग ने 18 डॉक्टर्स को हमारा वो भेजा था लिस्ट और कहा था कि प्लीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारी ये पॉपुलेशन है उनको क्या ये वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं. तो 18 डॉक्टर्स ने क्या कहा था. दे एस्टिमेटेड दैट द पेशेंट्स जो कि मदर्स हैं अंडरस्टैंडिंग टू बी लो.
मदर्स की अंडरस्टैंडिंग लो होगी, which was not the case seen in the results. हमने तो रिजल्ट्स में ये देखा कि 11 आउट ऑफ 13 जो है मीनिंग उनको आती थी अच्छी, whereas जिनका पहली दफा विजिट था उनको भी वेग आइडिया जरूर था. 50% they were also right. So हमारे इन डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन was wrong. आगे चलते हैं. A lot of respondents understood the meaning of the words spoken to in front of them. 84% of the underutilizers understood the meaning of breech birth. मुश्किल चीज है. मुझे नहीं पता था जब मेरी बेटी हो रही थी पैदा, मुझे नहीं पता था ये ब्रीच बर्थ का मतलब. आई वॉज टोल्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है, कि ऐसा भी एक प्रोसेस होता है. सो यू सी everyone does not know. लेकिन हमने ये देखा जो अंडर यूटिलाइजर्स थे, फर्स्ट टाइम बेबी जिनका हो रहा है, उन लोगों को भी इस वर्ड का मीनिंग, जो कि एक मुश्किल वर्ड था, इस वर्ड का मीनिंग उनको पता था. 100% of the patients from the utilizers understood the meaning of breech birth because उन्होंने पहले उनका बच्चा हो चुका है, या they have been visiting this facility or this service before also, so they understood also. Doctors predicted that only 22% of the people who will be asked will be able to understand the words and their meaning. Lekin this was wrong. Some of the terms were overly estimated to be understood by the patients, doctors predicted, but these terms were too technical to be understood by any patient. तो हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे पेशेंट को समझ आ जाएंगी, लेकिन वो इतनी टेक्निकल चीज थी कि पेशेंट्स को वो समझ नहीं आई. तो अगेन हमारे जो डॉक्टर्स थे, 18 डॉक्टर्स जिनसे हमने एक मशवरा लिया था, दे स्क्रूड अप. उनका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया. The senior doctors who estimated the understanding of the patients were as the junior doctors underestimated. So हम लोगों ने यहाँ देखा कि senior doctors estimated the understanding of the patients were as junior doctors underestimated. हमारे senior doctors ने कहा कि उनको understanding होगी, whereas हमारे junior doctors ने कहा कि उनको अंडर एस्टिमेट किया पेशेंट्स को और कहा कि इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. The results show as that the doctors use medical jargon without any explanation of their patient to their patients to understand the words or not. तो हमारे डॉक्टर्स jargons इस्तेमाल करते हैं without any explanation and they overestimate or maybe sometimes underestimate depending upon कि हमारा डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है या अनएक्सपीरियंस्ड है, और वो इसको यूज करते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ दिस स्टडी एंड रिसर्च एंड इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. क्या ये स्टडी आप लोगों को क्लियर हुई? Was the results clear? Were the procedures clear? Were the steps clear? If anyone has any difficulty in it, please abhi batao, or else stay silent forever. Nobody? सबको समझ आ गया है? Can I get a yes in the chat, everyone? ऑलराइट, जबरदस्त है फिर तो. ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम लोग इतना जल्दी जल्दी इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे. लेट मी क्लियर माई सेल्फ, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस टू फील एज इफ जो है ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं हम लोग का, बहुत ज्यादा कवर ना कराऊं मैं इनिशियली. हम लोग रिजल्ट्स का भी वेट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसको कवर भी करते रहेंगे. ज्यादा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट.